हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी आप सभी का वेलकम कर रहा हूं लर्न एंड शेयर के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आई होप आपको अभी तक फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ने में शानदार वाला मजा आया है और अब हम जो है इस चैप्टर के अंत की तरफ चल रहे हैं। आज की एक क्लास होगी और मुझे लगता है एक क्लास और होगी जिसमें चैप्टर तो पूरा हो जाएगा और फिर क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स तो देखो, फिजिक्स में जितने किए जाए ना कम है, जितने कर सकते हो करो। बहुत सारे आपको अलग अलग किताबों में मिल जाएंगे। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, रेलवे का एग्जाम होता है, सरकारी नौकरियों के लिए जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, बैंक के एग्जाम होते हैं, और भी वहां पर भी इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बनते हैं। ये त्वरण, वेग, जिसमें 10वीं क्लास तक की विज्ञान कहा जाता है, 10th क्लास तक की साइंस के सवाल आएंगे, तो उसमें ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आ जाइए, अपन आज की इस कक्षा को शुरू करते हैं फटाफट से। और आज इस चैप्टर का सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो आत्मा है इस चैप्टर की, उसको हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में और कल की क्लास में। कुछ हम ऐसे समीकरणों को सीखेंगे जिनसे आप किसी भी तरह की गति के बारे में अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल कर सकते हो, उस गति की पूरी व्याख्या कर सकते हो, जिनको गति के समीकरण हम लोग बोलते हैं। तो एक बार फटाफट से देखो, लेक्चर नंबर 7 है अपना, आज अपन शुरू कर रहे हैं। तो हमारे पास पिछली कक्षा में हम लोगों ने गति का ग्राफीय निरूपण सीखा था, बोले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। गति का ग्राफीय निरूपण, भाई ग्राफ पढ़ लेते हैं अपन, ऐसे सीधी लाइन होगी तो बता देंगे देखते ही। उसमें फिर अपन ने अलग अलग ग्राफ पढ़े हैं, उनमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने वेग समय ग्राफ भी सीखा, लेकिन हम लोगों ने दूरी समय ग्राफ भी सीखा, विस्थापन समय ग्राफ भी सीखा। तो हम देखते ही काफी चीजें, ग्राफ को देखते ही मोशन का तरीका आप बता सकते हो। फिसल पट्टी वाला बताया था मैंने आपको, फिसल पट्टी ज्यादा, गति ज्यादा, वेग ज्यादा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग पहले तो कुछ प्रश्न कर रहे हैं जो कि पाठ्य निहित प्रश्न है इसी चैप्टर के, और फिर हम गति के समीकरण को शुरू करेंगे, जिसमें कि आज की क्लास में हम लोग गति का पहला समीकरण समझने वाले। आज तो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये कुछ पाठ्य निहित प्रश्न, इसके आगे मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि ये कौन से प्रश्न है। पाठ्य निहित मतलब चैप्टर के बीच में कुछ एक क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो। फिर क्या है, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। बड़ा सरल क्वेश्चन है, हम पढ़ चुके हैं अच्छे से कल की क्लास में, पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में। किसी एक वस्तु के एक समान व असमान गति, तो हमने कहा एक समान गति और एक समान गति में भी हमें क्या देना है, इसमें समय और दूरी ग्राफ की बात चल रही है। तो समय दूरी ग्राफ अगर अपन प्लॉट करें यहां पर एक समान गति के लिए, तो ये हमारे पास में x अक्ष पर समय ले लेंगे, y अक्ष पर हम लोग दूरी ले लेंगे। एक समान गति का मतलब है कि एक समान समयांतराल में जो वस्तु है वो एक समान दूरी तय कर रही है। जैसे मान लो कोई बस है, हमने कहा 60 किलोमीटर एक घंटे की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम कहेंगे एक घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी, फिर अगले एक घंटे में 60 किलोमीटर और चलेगी, अगले एक घंटे में 60 किलोमीटर और चलेगी। मतलब वो एक समान चाल से चल रही है वस्तु और उसकी एक समान गति है। किसके लिए? समय दूरी ग्राफ के लिए। समझ रहे हैं अपन? तो कैसा ग्राफ हमें मिलता है, आप लोगों को याद होगा, एक सीधी रेखा। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो आप बोलेंगे स्टूडेंट्स इसकी प्रकृति है सीधी रेखा। सीधी रेखा की प्रकृति होगी। अच्छा, फिर हमसे पूछा गया है असमान गति के लिए। अब असमान गति तो कैसे भी हो सकती है, असमान गति तो कैसे भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो कितने सारे ग्राफ्स पॉसिबल हैं। यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, कुछ भी बना दो, रुका, ये हुआ, वो। हालांकि ये नीचे नहीं जाएगा ग्राफ, ऐसे कैसे होगा देखो, समझो। मतलब मान लो ये हुआ यूं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कितने सारे ही ग्राफ पॉसिबल हैं। कोई वस्तु है, मान लो ऐसे पहले तेज चली थोड़ा, फिर धीरे हो गई, फिर थोड़ा धीरे चली, फिर वापस तेज चली, फिर धीरे रुक गई, फिर थोड़ा और तेज चल गई। तो ऐसे कितने सारे ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं, जहां पर ये हमारे पास में समय है और यहां पर हमारे पास में क्या है, दूरी है, s है। तो एक चीज क्लियर है कि ऐसे हो तो पता नहीं कितने ही ग्राफ सकते हैं, लेकिन एक मोटी मोटी बात यह है
कि ये सीधी रेखा नहीं मिलेगी। जब हमारे पास में दूरी समय का ग्राफ होगा तो हमें असमान गति देखने को मिलेगी और सीधी रेखा हमें देखने को नहीं मिलेगी। असमान गति में सीधी रेखा नहीं होगी। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। इजी सी बात थी, इसमें कुछ मुश्किल था नहीं हमारे पास में। तो अपन आगे बढ़ सकते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप सीधा लिख सकते हैं सीधी रेखा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है। तो यहां देखें, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। जो पहले हमको बोला जा रहा है वो ग्राफ बना लेते हैं अपन। ये बोला है हमको जिसका दूरी समय ग्राफ, तो यहां पर समय लेना है इसका मतलब, और y अक्ष पर हम हमेशा की तरह क्या लेंगे, दूरी लेंगे। तो दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। समय अक्ष के समानांतर, समानांतर ध्यान है सबको। जैसे अगर मान लो 2 रेखाएं ऐसे हैं तो हम कहते हैं कि ये समानांतर हैं क्योंकि ये कभी भी नहीं मिलेंगी। इनको आप कितना भी आगे बढ़ा करके ले जाओ, ये कभी भी एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, एक दूसरे को सीधे सीधे चलती रहेंगी। इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, समानांतर। समान अंतर, आप देखो मतलब पकड़ो, शब्द को तोड़ के मतलब पकड़ोगे तो भी ये निकल रहा, समानांतर, समान अंतर। तो हमेशा इनके बीच में समान अंतर रहता है। तो ये कह रहा है कि यहां पर ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। मतलब इस ग्राफ में क्या है, एक सरल रेखा है, किसके समांतर, समय के समांतर। समय की अक्ष है जो एक्स वाली जो अक्ष है, इसके समानांतर एक सरल रेखा है। तो ऐसे ये ग्राफ हमारे को प्लॉट करके दे रखा है। अब सवाल ये है कि इसके बारे में गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं, ये कैसी गति है देख करके बताना है अपने को। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे मान लो ये हमारा जो मूल बिंदु है 0.00,0 ले लेते हैं यहां पर इसको, और ये मान लो मेरा घर है। y अक्ष पर अगर आप नोटिस करो ये मेरा घर है, और ये घर से लेकर के मान लो 2 किलोमीटर की दूरी है। ये डिस्टेंस मान लो किलोमीटर में लिखा हुआ है, 2 किलोमीटर की दूरी है। और ये 2 बजे हम देख रहे हैं, समय का कुछ मान लो आपकी x का जो समय है ना, यहाँ पर ये है 2 बजे का समय है, मान लो दिन के 2 बजे का समय। तो दिन के 2 बजे हमने देखा तो जो हमारा दोस्त है वो घर से 2 किलोमीटर दूर खड़ा था, ऐसे मान लो। फिर हमने 3 बजे देखा, फिर हमने 4 बजे देखा, फिर हमने 5 बजे देखा। तो वो जो हमारा दोस्त है वो एक ही जगह पे खड़ा है, वो घर से 2 किलोमीटर दूरी पर ही खड़ा है, उतनी ही दूरी पर खड़ा है, उतनी दूरी पर खड़ा है, उतनी दूरी पर खड़ा है। इसका मतलब वो गति कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब तो यही होगा ना कि भैया वो गति ही नहीं कर रहा है। ये तो अपन बना चुके हैं सीधी रेखा वाला इस तरह का ग्राफ। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, तो हम यहां लिखेंगे कि वस्तु स्थिर है तथा गति नहीं कर रही। या ऐसे मत लिखो यार, स्थिर है तो गति नहीं कर रही, इसमें तो क्या ही है। इसको आप लिखो स्थिर है क्योंकि समय में परिवर्तन के साथ फिर से देखें क्या लिखा है हम लोगों ने कि वस्तु स्थिर है क्योंकि समय बदल रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही। वस्तु तो वहीं की वहीं है जहां वो थी, तो इसलिए हमने कह दिया कि वस्तु स्थिर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा। अब देखो क्वेश्चन ऑलमोस्ट इन्होंने सिमिलर रखा है, लेकिन एक बात थोड़ी सी इन्होंने चेंज कर दी। अब इन्होंने हमको कह दिया कि चाल समय वाला ग्राफ है। ये मान लो ये हमारे पास में समय है यहां पर,
और अब यहां पर हमारे पास में चाल है, दूरी नहीं है। देखो पिछले वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में क्या फर्क हो जाएगा, यहां पर दूरी थी और यहां पर हमें चाल लेने को बोला गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि देखो इसका भी चाल समय ग्राफ जो है समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है, मतलब यहां पर क्या है, एक सीधी लाइन है, समय अक्ष के समानांतर एक सीधी लाइन है। बोल रहे हैं बताओ ये ग्राफ क्या बोलता है, तो हम क्या सेम बोलेंगे क्या कि हाँ वस्तु रुकी हुई है? नहीं, यही गलती नहीं करनी, पकड़ना है, कंसेप्ट को पकड़ना है। तो यहां देखो समझो ये चाल है ना इस अक्ष पे, तो मान लो ये है हमारे पास में 50 की चाल है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला हमारे पास मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, मान लो, ऐसे ही मान दिया अपन ने। फिर यहाँ पे मान लो 150 की चाल होगी, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर क्या है हमारे पास, वही ले लिया अपन ने। मान लो 2 बजे देखा, 3 बजे देखा, 4 बजे देखा, 5 बजे देखा, तो शुरू ही मान लो ये 1 बजे से हो रहा है। ये वाला जो समय होगा एक्स अक्ष पर ये 100 होगा और यहाँ पर हमारे पास में 0 से शुरू होगा, ऐसे मान लो। आई बात हमने एक्स अक्ष पर तो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो ये क्या है समय घंटे में, आर में, एक एक घंटे में उसका रीडिंग हम लोग मान लो ले रहे हैं। तो अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो, हम शुरू से ही देख रहे हैं, जब उस वस्तु को देखना ही चालू किया हमने 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, शुरू कब किया? 1 बजे, दिन के 1 बजे ना, ऐसे 1 बजे। तो 1 बजे उसकी चाल कितनी है वस्तु की? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से चाल से वो चल रही है, पॉइंट। 2 बजे देखा, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। फिर 3 बजे देखा सेम, 4 बजे देखा सेम, 5 बजे देखा सेम। क्या बात है! तो इसका मतलब वस्तु की चाल एक समान है, ये कह सकते हैं ना हम लोग कि वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। अब ये तो इजी हो गया। अब इसमें एक बाहरी बात ऐड करते हैं अपन, अर्थात वस्तु का त्वरण शून्य है। क्या बोलेंगे? अर्थात वस्तु का त्वरण शून्य। बोले सर हमको कैसे पता त्वरण? फिर यहां कैसे आप लेकर के आ गए? हाँ ठीक है, एक समान चाल से, लेकिन त्वरण फिर कहां से ले आए? रुको, हमने त्वरण का सूत्र सीखा था। त्वरण क्या होता है? ए बराबर वी माइनस का यू बटा टी। क्या है आप लोगों को याद है सूत्र? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर कहने का मतलब है कि इकाई समय में कितना वेग बदल रहा है किसी वस्तु का। 1 सेकंड में कितना वेग बदल रहा है, 1 मिनट में कितना वेग बदल रहा है, 1 घंटे में कितना वेग बदल रहा है। तो इकाई समय में बदलने वाला वेग कितना है? तो बदलने वाला वेग कैसे निकालेंगे? तो हम कहते हैं बाद वाला वेग माइनस पहले वाला वेग बटा समय। तो जैसे मान लिया हमने कहा, इधर देख लेते हैं अपन, जैसे इस टाइम में देख लो, दो बजे और 4 बजे के बीच में हम देख रहे हैं कि वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास में 2, उसके हिसाब से हम लिख देंगे। देखो ध्यान से देखो भाई, ये पॉइंट क्या मिला हमको कि 2 बजे वस्तु का वेग कितना है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला पॉइंट क्या मिला हमको? 4 बजे वस्तु का वेग कितना है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर देखना, बाद वाला वेग ये रहा 4 बजे वाला, तो ये है हमारे पास में v, और ये पहले वाला वेग है तो ये है हमारे पास में u। ये बाद वाला वेग है v, ये पहले वाला वेग है हमारे पास में u। आई बात समझ? अब मेरे को आप बताओ, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक का समय अंतराल कितना है? 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक कितने घंटे होंगे? बोले सर 2 आवर्स, 2 घंटे। सही बात है, ऐसे लिखोगे ना, 4 में से 2 को माइनस कर लोगे, 2 ही तो आएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे कि a बराबर v है आपका 100 माइनस, फिर से u भी है आपका 100, 100 माइनस 100, टाइम t कितना है आपके पास में? 2 आवर। तो ये कितना आएगा आपके पास? 100 में 100 गया तो 0, 0 बटा 2, ये कितना आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब त्वरण शून्य है, त्वरण 0 होगा।
इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? क्या बोलते हैं, बढ़ जाएं हम आगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि वस्तु सेम चाल से चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु स्थिर है, समझो चल रही है वस्तु। हाँ चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है एक और हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है? कौन सा ग्राफ है हमारे पास में? वेग समय ग्राफ। तो अपन कर चुके हैं ये वाला लास्ट क्लास में कि वेग और समय का जो ग्राफ में जो बीच का क्षेत्रफल होता है वो असल में उस वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन होता है। वैसे विस्थापन दूरी दोनों रहते हैं, बट हाँ क्योंकि वेग बोला है हमने तो विस्थापन हम बोलेंगे। ये मैं सीधा लिख रहा हूं, अभी आगे पढ़ेंगे अपन इसके बारे में और तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। आप तो इसका आंसर अभी सीधा नोटिस कर रहे हैं कि विस्थापन है, पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए सारे स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास में आज की कक्षा का मेन टॉपिक, गति के समीकरण। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन से हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास में? तो एक है हमारे पास में, पहला इक्वेशन होता है v बराबर u प्लस का at, इसको आप समीकरण नंबर 1 बोलेंगे। फिर है हमारे पास में दूसरा इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ at स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन होता है हमारे पास में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये है हमारे पास में 3 गति के समीकरण। अब मैं आपको एक चीज बताऊं स्टूडेंट्स, हमारी जो नई किताब है, मतलब पिछले साल तक जो किताब होती थी एनसीईआरटी की, उसमें इनकी व्युत्पत्ति बताई गई थी ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ के मेथड से, ग्राफ से ये समीकरण कैसे बने हैं ये हमको समझाया गया था। लेकिन अभी वाली जो नई किताब है उसमें वो पैराग्राफ, वो एक पेज आधा पेज उड़ाई दिया है उन्होंने, सीधा इक्वेशन लिख रखी हैं और बताया नहीं है कि ये आई कहां से, और सीधा इन पर बेस्ड हमको क्वेश्चन करा रखे हैं। लेकिन मेरे को लग रहा है कि क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 11वीं कक्षा में भी आएगी, कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और विज्ञान पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें समझ लेना चाहिए जो पिछले साल तक की एनसीईआरटी में था, मतलब जो 2021-22 वाले सत्र तक में था तो उसमें समझ लेना चाहिए। फिर आगे अब जो भी सत्र हैं उनमें तो हमारे ये पोर्शन नहीं है वैसे तो, लेकिन हम समझ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम समीकरण उठा रहे हैं, तो सबसे पहली जो समीकरण है स्टूडेंट्स हमारे पास में v बराबर u प्लस का at, इसको बोलते हैं हम लोग वेग समय संबंध। वेग समय संबंध, क्योंकि असल में आप देखोगे इस समीकरण में वेग और समय के बीच में रिश्ता मिल रहा है अपने को। ये है v बराबर होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, और a होता है हमारे पास में त्वरण, और t होता है समय। आप बोलोगे सर आपने यूं नहीं लिखा कि वेग समय त्वरण संबंध, नहीं, क्योंकि यहाँ पर त्वरण जो है ना ये एक ऐसी राशि है जो इन दोनों से ही बन रही है, समय से और वेग से। वेग और समय आधारभूत राशि हैं, तो उसके नाम पे इसको नाम दे दिया कि वेग समय का संबंध है, या फिर इसको आप लोग क्या बोलेंगे सिंपल में, गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण, वाह। लेट्स मूव अहेड। तो यहां पर हमने कहा सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जी, टंग 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 टंग। बस आप आज एक यही चीज कराऊंगा मैं आपको, बस एक, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। तो यहां देखिए हमने कहा, ये हमने एक ग्राफ लिया है जहां पर, यहां पर तो हमारे पास में समय t है, यहां पर हम लोगों ने ले लिया है वेग को, क्योंकि हमें यहां पर वेग और समय के बीच का ही संबंध चाहिए, तो वेग और समय लेना पड़ेगा ग्राफ। तो हमने मान लिया ऐसा कि एक वस्तु है और उस वस्तु का जो वेग है
वो पहले कितना था हमारे पास में u। जैसे जैसे हमने उस वस्तु को देखना चालू किया ना, जैसे मान लो हमने 3 बजे उस वस्तु को देखा तो रुकी हुई नहीं थी, उसका कुछ ना कुछ वेग था, पहले वो चल रही थी। मतलब हो सकता है ना हमने 3 बजे देखा वो लड़का साइकिल पे जा ही रहा है, तो चल ही रहा है ना ऑलरेडी, जरूरी थोड़ी उसको बोला कि रुक हम देखना चालू करेंगे फिर चलना, तो नहीं, गति तो कॉम्प्लेक्स ही होगी ना। इस दुनिया में अगर कोई भी केस देखेंगे वो तो कॉम्प्लेक्स जटिल केस होगा, इजी नहीं होगा। ये पॉइंट, तो हमने कहा यार कोई वस्तु थी हमारे पास में, उसका प्रारंभिक वेग था हमारे पास में u। फिर क्या हुआ, वो वस्तु ने अपना वेग बढ़ाना चालू किया। जैसे साइकिल पे बच्चा चल रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसको फिर याद आया कि अरे आज तो जल्दी घर जाना था, कोई मिलने आ रहा है, तो साइकिल को तेज चलाना शुरू करेगा, तो उसकी स्पीड ऐसे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो क्या हुआ, उसने t समय तक अपनी साइकिल को जोर से चलाया और उसका वेग बढ़ करके v हो गया। जैसे मान लो कि उसका वेग बढ़ करके हमारे पास में v हो गया, कितने समय में, t समय में। ये t समय मान लो यहां से यहां तक का, और उसका वेग कितना हो गया बढ़ करके, ये हमारे पास में v हो गया, u था v हो गया। अब मैं सारी लाइंस वाइंस को एक बार यहां पर जोड़ रहा हूं, ठीक है। अब इस ग्राफ में व्हाट वी आर गोइंग टू डू स्टूडेंट्स, कुछ एक लेबलिंग कर देते हैं, नाम दे देते हैं, और फिर इसकी हेल्प से लिखना शुरू करेंगे, और पहला जो हमारे पास समीकरण है उसको निकाल करके सामने रखेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने कहा ये है बिंदु O, ओरिजिन, इसको तो O ही लिखते हैं वैसे भी हम लोग, बाकी सब बिंदुओं को कुछ ना कुछ नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम लोगों ने नाम दे दिया A, इस वाले बिंदु को हम लोगों ने नाम दे दिया B। बोले सर बिंदु को तो आपने V बोला था, B कैसे बोल रहे? अरे नहीं यार, समझो, B बिंदु पे x का भी कुछ वैल्यू है 0 है, और y का वैल्यू v है। ये y की वैल्यू है असल में, कि इस अक्ष पर वेग कितना है तो v है, यहां पर इस अक्ष पर इस पॉइंट पर वेग कितना है तो u है। तो a पॉइंट पर वस्तु का वेग u है, b पॉइंट पर वस्तु का वेग v है हमारे पास में। फिर हमने कहा o a b हो गया ये हमारे पास में। मान लीजिए इसको दे दिया हमने c नाम दे दिया, इसको हम लोगों ने कह दिया d, और इसको हम लोगों ने कह दिया e। सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने नाम दे दिए। अब एक बार अपन लिख लेते हैं भाई, जो बात हम लोगों ने पढ़ी है उसको थ्योरी में भी लिख लेते हैं। हम कहेंगे माना कोई वस्तु u वेग से गतिमान है, तथा जिसका वेग t समय पश्चात v हो जाता है। इसमें एक पॉइंट हम ये भी लिख देंगे, वस्तु की गति ग्राफ के अनुसार है। समझ रहे सारे स्टूडेंट्स? वस्तु की गति को इस ग्राफ से हम लोग समझा रहे हैं। अब क्या करना है अपने को, तो अब हमें वेग समय संबंध लगाना है और ये सारी वैल्यू जो भी निकालनी है वो निकालनी है। तो यहां पर आपको फोकस करना है इस चीज पर। किस चीज पर कह लो? CE पर कह लो, इसी पर फोकस करेंगे अपन, और थोड़ा सा ध्यान लगाना है यहां पर अच्छे से, देखो कैसे समझना। तो यहां पर मैंने कहा, समझना अच्छे समझना, यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है असल में इस ग्राफ पे, वही u है आपके पास में। 0 से लेकर के a पॉइंट तक का जो ये जो है ना, ये u है, u वाला वैल्यू। और हमने कहा कि 0 से लेकर के b तक वाला, 0 से लेकर के b पॉइंट तक का जो वैल्यू है वो है v आपके पास में। आई बात हमने ऐसे तो दिखते हैं ग्राफ में भाई, y अक्ष पे से 10 20 30 40 50। तो जैसे मान लो ऐसे y अक्ष पर है कोई ग्राफ बना रहे हैं अपन मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 10 है। मेरे से किसी ने पूछ लिया कि ये कितना है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे में से, समझो इस पूरे में से इसको हटा दूं अगर मैं, तो काम हो जाएगा ना मेरा। क्या कर रहा हूं मैं, समझो, यहां से लेकर यहां तक 50 है और यहां से लेकर यहां तक 10 है। समझ पा रहे हो?
तो अगर मैं 50 में से इस 10 को हटा रहा हूं तो ये चीज आ रही है ना मेरे पास में, ये वाली चीज आई बात समझ में। तो यही पॉइंट अपन यहां पर मेंशन कर रहे हैं इस ग्राफ में कि अगर इस पोर्शन में से मैं इतने से को हटा दूंगा तो मेरे पास में ये चीज आ जाएगी, तो मेरे पास में ये चीज स्टूडेंट्स आ जाएगी। तो देखें सारे स्टूडेंट्स, यहां पर मैं लिख रहा हूं इस ग्राफ को, इस पॉइंट से लिख रहा हूं CE, क्या लिख रहा हूं, ऐसे लिख लो भले, ग्राफ में CE बराबर, CE कौन सा, यहां से ये पॉइंट किसके बराबर है, तो हमने कहा CE तो ये वाली चीज है और ये वाली चीज जोड़ दोगे तो ही आएगा, तो हमने कहा CD प्लस DE, क्या लिखेंगे, CD प्लस DE, ठीक बात है क्या, CD प्लस DE, मतलब यहां से यहां तक कब पहुंचोगे, जब इतना प्लस इतना करोगे तो। हाँ हमने लिख दिया, इतना कर सकते हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने कहा अगर हम दिमाग लगाएं, ध्यान दे, सुनना, ध्यान से देखना, यहां पर इस ग्राफ में ये जो लंबाई है, क्या ये लंबाई इसके बराबर नहीं है, OA के बराबर नहीं है ये वाली लंबाई, देखो समझो, CD की जो लंबाई है ये OA की लंबाई के बराबर है, और OA का मान कितना है इस अक्ष पर, U, CD किसके बराबर है, OA के बराबर है, और OA की वैल्यू कितनी है, U है हमारे पास में, तो इसको हम लोग लिखेंगे CD की जगह हम लोग यहां पर मेंशन करेंगे OA, और OA की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, U, यहां लिख देंगे आप लोग ब्रैकेट में एक बार लिख देंगे कि चूंकि CD बराबर है आपके पास में OA, जो कि बराबर है आपके पास में U के, बाकी चीजें एज इट इज लिख लो, तो ये है आपके पास में CE बराबर OA प्लस DE, और यहाँ पर CE बराबर ये U रह गया यहाँ पे और ये DE रह गया। अब एक काम करते हैं ना, इसको CE को भी चेक करते हैं, CE किसके बराबर है, CE किसके बराबर है ये चीज, तो हमने कहा सर CE तो फिर OB के बराबर होगा, और OB की जो वैल्यू है हमारे पास में वो किसके बराबर है, O से B तक की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर ये तो V के बराबर है हमारे पास में, तो इसमें हम लोग लिख देंगे CE की जगह क्या लिख दूं मैं यहां पर, CE की जगह OB, और OB किसके बराबर है, V के, ब्रैकेट में सेम लिख दो, CE जो है वो OB के बराबर है और OB किसके बराबर है, V के बराबर। भाई होगा ही ना भाई, ऐसे सामने वाली जो ये रेखा है ये इसके बराबर होगी, ये वाली जो है वो इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, तो ये तो है ही, ऐसी ज्योमेट्री ऐसी बनी हुई है हमारे पास में। अच्छा ठीक है, अब कहां फंस रहे हैं अपन, अब एक चीज नहीं पता चल रही अभी तक, ये DE क्या है, DE का क्या करना है, इसका क्या सिलसिला है, DE क्या है, तो DE एक चीज तो मेरे को दिख रही है कि AB के बराबर है, ये जो चीज है ये बिंदु जो है असल में ये लंबाई इस दूरी के बराबर है, ये कौन सी देखो AB, तो हम यहां लिख सकते हैं इसको, तो एक काम करते हैं हम, देखो इसको हम काम करते हैं, बोलते हैं समीकरण नंबर 1। अब एक काम करते हैं, DE को अलग से ही समझते हैं, यहां DE बराबर है किसके, DE बराबर है AB के, तो आप लिखेंगे AB। तो अब हम यहां पर एक सूत्र लगा रहे हैं, सूत्र क्या है, वस्तु का त्वरण, त्वरण क्या होता है अपन सबको पता है, एक्सेलरेशन होता है त्वरण, तो त्वरण का सूत्र हमारे पास में क्या होता है असल में, वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगने वाला समय। भाई वेग में कितना परिवर्तन हुआ, वो बटा लगा समय, तो ये देखो क्या होगा हमारे पास में, इसको हम लोग यहां लिखेंगे त्वरण A बराबर है हमारे पास में वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन के लिए आप लिखेंगे, वेग में परिवर्तन कहां है देखो समझना, पहले वस्तु का वेग u था, t समय बाद बढ़कर के v हो गया, तो वेग में परिवर्तन कितना आया,
भाई बाद में जितना हो गया वेग उसमें से पहले वाले वेग को माइनस कर दोगे, तो बाद में हो गया हमारे पास में v और पहले वेग था हमारे पास में u, तो असल में v माइनस यू बोलो, या इसको आप ऐसे बोलो b माइनस का a। या आप इस लंबाई को क्या लिखोगे, समझो समझो, ये परिवर्तन है ना, पहले इतना था अब इतना आ गया। जैसे मान लो एक बच्चा था, उसकी पहले हाइट इतनी थी, 10 साल बाद इतनी हो गई, तो उसकी हाइट में परिवर्तन कितना आया है, तो ये चीज आई है ना परिवर्तन, तो ये बीच वाली, तो ये कैसे निकलेगी, तो इस पूरी लंबाई में से जब आप इसको माइनस कर दोगे तो निकलेगी। तो ये लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे ए बी, क्या बोलोगे इसको, ए बी। असल में ये परिवर्तन क्या है, ए बी, तो इसको आप लोग यहां पर लिखेंगे वेग में परिवर्तन है ए बी, डिवाइडेड बाय लगने वाला समय कितना है, तो हमने तो बोला ही था टी समय में हुआ है इतना परिवर्तन, इतना समय लगा है परिवर्तन होने में, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे टी समय। और असल में यहाँ पे त्वरण की जगह है ए लिखा है हम लोगों ने, और ये ए बी बटा टी हो गया। तो ये देखो हमारे पास में ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, टी को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ए टी आएगी ना, मतलब ये यहाँ आएगा तो ए टी बराबर ए बी आएगा। मैंने ए बी को पहले लिख दिया, ए टी को बाद में लिख दिया। इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 कह दो। तो अब ये जो वैल्यू है किसकी, ए बी की, ए टी, तो उसको यहाँ रखेंगे, ए बी डी के बराबर है यहाँ पर, तो क्या आएगा हमारे पास v बराबर u प्लस ए टी। तो आप इसको यहाँ लिखेंगे v बराबर u प्लस ए टी। यही हमारे पास में क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। गति का प्रथम समीकरण आपसे पूछे कोई भी तो आप क्या बोलेंगे, v बराबर u प्लस का ए टी। अब एक मस्त चीज बताता हूं, इतनी माथाफोड़ी करने की पहले समीकरण के लिए कोई जरूरत है ही नहीं। पहला समीकरण अपन पहले ही सीख चुके हैं, पिछली 1-2 क्लासेस पहले। आप सोचोगे कैसे, कहां, हमको तो याद नहीं आ रहा, अभी बताता हूं। देखो, इसको निकालने का एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका, उसमें ग्राफ की जरूरत नहीं, सेम सबको सेम ही मानना है आपको। वो ग्राफ इस तरह का ही है, मतलब मान लो वस्तु इस तरह से गति कर रही है कि पहले उसका वेग u है, t समय बाद बढ़ करके वेग जो है हमारे पास में v हो गया, ऐसा मान लो, ये तो सेम ही है सब कुछ। तो हमारे पास में एक चीज आपको याद होगी कि त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है a बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन कितना होगा, v माइनस यू, भाई बाद में वेग v है, पहले वेग u है, तो परिवर्तन कितना है, v माइनस यू बटा t। तो ये सूत्र है ही हमारे पास में, तो ए टी बराबर v माइनस यू ही तो है। और इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या अपन, ए टी प्लस यू, इसको माइनस यू को यहां ले आए, प्लस में हो गया, बराबर v हो गया। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, v बराबर u प्लस का ए टी। आई बात सबको समझ में? तो ये तो 3 लाइन में ही हो गया, ये इतनी माथाफोड़ी कहां कर ली, करनी पड़ेगी। अब ग्राफ वाले मेथड से किया है हमने, इसको समझा है, पहले समीकरणों को एक बार मैं वापस एक्सप्लेन किए देता हूं इसको, और फिर आप समझना अच्छे से, खुद से करके देखना, खुद से लिख करके देखना। समीकरण को तो याद रखना ही है, लेकिन मेथड भी याद रह जाएगा तो बहुत मजा आएगा। तो हमने कहा माना कोई वस्तु है जो प्रारंभ में 0 समय पर हमारे पास में u वेग से गतिशील है, t समय बाद में वस्तु का वेग v हो जाता है, u से उसका वेग जो है v हो जाता है t समय बाद में। अब हमने कहा यहां पे लिख लिया उस थ्योरी को, और यहां पर हम लोगों ने इस पर फोकस किया, सी ई पॉइंट पर। तो सी ई असल में किसके बराबर हमने देखा, तो हमने कहा सी ई बराबर है सी डी प्लस डी ई के। यहाँ आप इतना भी ये भी नहीं लिखना चाहो तो सीधा यहां से भी लिख सकते हो कि ओ बी पर फोकस किया हम लोगों ने, तो ओ बी बराबर था ओ ए प्लस ए बी के। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर की कि हमने कहा सी ई बराबर है इसके, फिर ओ बी कहा हमने तो ओ ए प्लस डी के बराबर था, इसकी जगह यू आ गया, इसकी जगह हमारे पास में वी आ गया। डी की वैल्यू नहीं थी हमारे पास में, डी की वैल्यू पर ही खेल छुपा हुआ था पूरा का पूरा। तो हमने एक चीज तो यहाँ पर देखी कि ये जो डी ई की वैल्यू है ये बराबर है ए बी की वैल्यू के, तो ये हम लोगों ने नोटिस किया यहाँ पर डी ई की वैल्यू है ए बी की वैल्यू के बराबर। अब हमने यहाँ पर एक सूत्र लगाया, बस यही एक टेढ़ा पेंच वाली जगह है जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, भूल सकते हो। तो आप लिखेंगे यहाँ पर वस्तु का त्वरण ए बराबर है वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। तो यहाँ पर ये हो जाएगा त्वरण a बराबर है ए बी बटा टी, तो a बराबर ए बी बटा टी हो गया, तो ए बी की वैल्यू आ गई a इंटू टी, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास में। इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 80, तो ए बी की वैल्यू यहाँ रखोगे 80, तो d बराबर हो जाएगा 80 के, तो 80 को यहाँ रख दो बस खाली। तो समीकरण 2 का जो मान है वो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में। तो आप इसको बोलेंगे v बराबर u प्लस 80 समीकरण बनेगा। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटा तरीका है। हालांकि तरीका अब पूछेगा ही नहीं आपसे एग्जाम में, पुरानी बुक्स तक पूछता था, अब तो नहीं पूछेगा वो। तो बस ये आप ध्यान रखेंगे सारे स्टूडेंट्स और इसको करेंगे।
तो आज की क्लास में बहुत छोटी रख रहा हूँ जानबूझ करके, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने सिखाई है ना आपको लग आसान सकती है, लेकिन इसको आपको अपने अंदर उतारना पड़ेगा। और कल ऐसी 2 बारी बारी चीज़ें करवा के इस चैप्टर को खत्म करने वाला हूँ मैं। तो सारे स्टूडेंट्स तैयार रहेंगे, कल की क्लास में मिलेंगे हम आपसे। और आज ये छोटी सी चीज को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है आप सभी को बड़ी ईमानदारी से, और फिर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर करके 3, 4, 5 क्लासेस में इस चैप्टर को बहुत मजबूती से पूरा कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए अपन इतना ही रख रहे हैं, बाकी मिलेंगे अपन आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।